क्या दादाजी नहीं रहे? ये सुनकर मिहिर के हाथ से फ़ोन बेड पर गिर गया। भारत से आए इस कॉल ने मिहिर को हिलाकर रख दिया। बहुत प्यार करता था मिहिर अपने दादाजी से। मिहिर जब अपनी पढ़ाई के लिए विदेश आने वाला था, उसके एक महीने पहले ही मिहिर के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। तब से दादा दादी ही उसके जीने का सहारा बन गए थे। मिहिर के माता पिता का सपना था कि मिहिर डॉक्टरी की पढ़ाई कंप्लीट करके एक दिन बहुत बड़ा डॉक्टर बने। इसीलिए उसके दादा दादी ने उसे विदेश पढ़ने के लिए भेज दिया। अभी 2 दिन पहले ही मिहिर की उसके दादाजी से वीडियो कॉल पर बात भी हुई थी। तब वे कह रहे थे, बेटा खूब मन लगाकर पढ़ना, तेरे माता पिता का सपना ज़रूर पूरा करना। मिहिर को अपने दादाजी की कही हुई एक एक बात याद आ रही थी। वे कह रहे थे, जाने मैं कितने दिन और रहूं, मुझे कुछ हो गया तो तेरी दादी का ख्याल भी तुझे ही रखना है। तू मेरा प्यारा पोता है। दादाजी का चेहरा याद कर मिहिर की आंखों से झरझर आंसू बरस पड़े। मगर ये कैसी विडंबना कि वो दादाजी के अंतिम संस्कार पर भी नहीं पहुंच सकता। अभी उसकी पढ़ाई में 1 साल और बाकी था, इसीलिए उसे बीच में भारत जाने की परमिशन नहीं मिल सकती थी। मिहिर के पास आज दादाजी की यादों के अलावा कुछ न था, क्योंकि अंतिम बार दादाजी के दर्शन करना भी उसके नसीब में न था। दादाजी के गुजरने के बाद मिहिर पूरी तरह से टूट चुका था और दादाजी की यादों से निकलने में मिहिर को काफ़ी समय लग गया। मगर उसे दादाजी के अंतिम शब्द याद आते, बेटा एक दिन तू बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, मैं जानता हूँ। और वही शब्द वापस उसे पढ़ने के लिए प्रेरित करते और मिहिर वापस अपनी पढ़ाई पर फोकस करने लगा। आखिर आज मिहिर की MBBS की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी और पूरे 6 साल बाद वो भारत जाने वाला था। सबसे ज़्यादा चाह उसे अपनी दादी से मिलने की थी। फ्लाइट में बैठे बैठे मिहिर अपनी दादी के बारे में सोचने लगा। जब दादी मुझे यूं अचानक इंडिया आया देखेगी तो नाच पड़ेगी, और जब दादाजी को पता चलेगा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया हूं तो मोहल्ले भर में पेड़े बांटेगी। मिहिर का वक्त यादों में ही बीत गया और कब भारत आ गया उसे पता ही ना चला। पर पहुंचते ही मिहिर ने जैसे ही डोरबेल बजाई, उसके भतीजे ने आकर दरवाज़ा खोला। पहले तो भतीजे ने मिहिर को पहचाना ही नहीं, मगर जैसे ही मुस्कुराकर मिहिर ने जेब से चॉकलेट निकालकर सोनू के हाथ में दी तो सोनू चाचू चाचू कहकर मिहिर से लिपट गया। सोनू की आवाज़ सुनकर मिहिर की भाभी कामिनी रसोई से चिल्लाते हुए आई, क्या हुआ सोनू, क्यों हल्ला मचा रहा है? जैसे ही कामिनी ने अपने देवर मिहिर को सामने देखा, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। बोली, देवर जी आप यूँ अचानक, ना कोई फ़ोन ना आने की कोई खबर, बताया होता तो तुम्हारे भैया को एयरपोर्ट लेने भेज देती। तुम तो थोड़े दिन वहीं रहकर ट्रेनिंग वाले करने थे ना। मिहिर बोला, अरे भाभी सांस तो ले लीजिए, एक साथ इतने सारे सवाल। मिहिर अंदर आकर बोला, भाभी अपनों के बिना की गई तरक्की भी कोई तरक्की है क्या? मेरा तो आप सबके साथ रहने का मन था, इसीलिए मैं इंडिया में जॉब के लिए अप्लाई किया और मेरा सिलेक्शन भी हो गया। अब आपका ये देवर यहीं रहकर लोगों की सेवा करेगा। ये सब सुनकर कामिनी को झटका लगा। मिहिर बोला, दरअसल भाभी मैं दादी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था। अगर आप सबको बता देता तो दादी माँ को भी पता चल जाता। और मिहिर दादी माँ के कमरे की तरफ धीरे धीरे पाँव रखते हुए पहुँचा। मगर जैसे ही मिहिर ने दरवाज़ा खोला तो दादी माँ कमरे में नहीं थी। मिहिर ने दादी दादी कहते हुए पूरा घर छान मारा, मगर उसे दादी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। कामिनी रसोई में मिहिर के लिए चाय बना रही थी। मिहिर रसोई में जाकर बोला, भाभी दादी माँ कहीं गई हुई हैं क्या? घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही। उतने में पीछे से सोनू आकर बोला, चाचू
दादी माँ अब हमारे साथ नहीं रहती। ये सुनकर मिहिर बोला, भाभी ये क्या कह रहा है सोनू। कामनी बोली, देवर जी बच्चे तो कुछ भी बोलते हैं। और सोनू को आंख दिखाकर बोली, तू जा बाहर खेल, कुछ भी बोलता है। देवर जी आपको फ़ोन पर बताया तो था कि दादी माँ अपनी सहेलियों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गई हैं। इस बात को तो 2 महीने हो चुके हैं भाभी। अब तक तो दादी माँ को यात्रा से वापस आ जाना चाहिए था और मैंने जितनी बार भी दादी माँ को नंबर लगाया उनका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। पता नहीं दादी माँ कैसी होंगी वहाँ। देवर जी वहाँ पहाड़ों में नेटवर्क की बहुत दिक्कत होती है, फ़ोन लगता ही नहीं। अभी तो 2 दिन पहले ही उनका फ़ोन आया था, कह रही थी अभी उनको आने में 1 महीना और लग जाएगा और वे ठीक हैं बिल्कुल वहाँ। ये लीजिए आप चाय पीजिए। मिहिर चाय लेकर अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। वहाँ दीवार पर लगी दोनों की तस्वीर देखकर बोला, देखिए माँ पापा, आज मैं डॉक्टर बन गया। आज आप दोनों का सपना पूरा हो गया। और उसे वो दिन याद आ गया जब विदेश पढ़ने जाने के लिए उसका पासपोर्ट बनकर आया था। माता पिता को एक तरफ बेटे के डॉक्टर बनने का सपना पूरा होने की खुशी थी और दूसरी तरफ बेटे से बिछड़ने का गम। मगर मिहिर कहाँ जानता था कि उसके विदेश जाने से पहले ही उसके माता पिता उससे हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे। मगर दादा दादी ने मिहिर के माता पिता का ये सपना पूरा किया और मिहिर को विदेश पढ़ने भेजा। दादी माँ का मिहिर के विदेश जाने की खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, क्योंकि मिहिर बचपन से ही दादी का लाडला पोता था। दादी माँ के हाथ से ही खाना खाना, उनके साथ पार्क जाना, रात को उनके पास सोकर कहानियाँ सुनना। दादी माँ मिहिर के जाने से दुखी थी। मिहिर की आंखों से भी झरझर आंसू बहने लगे थे। मिहिर का एक बड़ा भाई है राजू और उसी की पत्नी है कामिनी। दादाजी के हाथ की कपड़े की दुकान अब राजू चलाता है। मिहिर के माँ बाबूजी अपने माँ पिताजी की खूब सेवा किया करते थे। संयुक्त परिवार था, इसीलिए सभी लोग एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रख लेते थे। मिहिर की माँ सरोजनी देवी की तबीयत भी कुछ सही नहीं रहती थी और दादी माँ भी हमेशा छड़ी के सहारे ही चलती थीं। मगर फिर भी जहाँ प्यार होता है वहाँ सहयोग भी होता है। सभी एक दूसरे का सहारा बनकर जीवन गुजार रहे थे। मगर मिहिर के माँ बाबूजी की मृत्यु के बाद सारी जिम्मेदारियों का बोझ मिहिर के दादा दादी पर आ गया था। मिहिर के विदेश जाने से पहले उसकी दादी माँ ने उसके गले में श्री कृष्ण जी का लॉकेट पहनाया था और रोते हुए कहा था, बेटा ये हमेशा अपने गले में ही बांधे रखना। मेरे कान्हा जी वहाँ अनजान देश में हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। फिर दादाजी बोले थे, बेटा जा कान्हा जी, और हम सबका आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। सभी के आशीर्वाद से मिहिर पढ़ाई में खूब मन लगाकर पढ़ा और वहाँ विदेश में अपनी पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगा था, जिसकी महीने की सैलरी वो यहाँ भारत भेज देता था ताकि घर में कभी पैसों की कोई परेशानी ना आए। मिहिर अपने माता पिता की तस्वीर एक तक निहारे जा रहा था कि कामनी बोली, देवर जी खाना भी बन गया है, आप चाहें तो अभी खा ले या थोड़ी देर में आपके भैया भी आ जाएंगे। मिहिर बोला, भाभी भैया को आ जाने दीजिए, साथ में ही खा लेंगे। दादी को घर में ना पाकर मिहिर का पूरा उत्साह ठंडा पड़ गया था और मानो पूरा घर उसे काटने को दौड़ रहा हो। उतने में सोनू बाहर से दौड़कर आया और बोला, चाचू मेरे लिए विदेश से क्या लाए हो। मिहिर ने बैग में से कपड़े, खिलौने और चॉकलेट्स निकालकर सोनू के हाथ में रख दिए। थोड़ी देर में मिहिर का बड़ा भाई राजू दुकान से आ गया और मिहिर को देखकर चौंक पड़ा। फिर खुशी जताते हुए बोला, भाई तू अचानक, तुझे देखकर बहुत खुशी हुई। फिर दोनों भाइयों ने बैठकर ढेर सारी बातें की। मिहिर बातों बातों में बोला, पहले तो दादी से हर 2 दिन में
वीडियो कॉल पर बात हो जाती थी, मगर करीबन 2 महीने से दादी माँ का मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। दादी से बात किए बिना सुकून नहीं पड़ रहा, मगर भाई भाभी दादी का टॉपिक निकलने पर बात को घुमा देते और दूसरी आनन फानन बातें करने लगते। मिहिर को भाई भाभी का ये व्यवहार कुछ अलग सा लगा। वो जब भी दादी की बात करते दोनों हड़बड़ा जाते। मिहिर को 1-2 बार उनकी बातों में गड़बड़ भी नजर आई। दूसरे दिन अपने माता पिता की तस्वीर लेकर मिहिर अस्पताल पहुंचा और अपने कैबिन में उन दोनों की तस्वीर लगाकर हाथ जोड़कर बोला, माँ बाबूजी, मैंने आज आप दोनों का सपना साकार कर दिया है। बस आप दोनों अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। सभी अस्पताल के सहकर्मियों ने मिहिर का स्वागत अच्छे से किया और अस्पताल के कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उसका अभिनंदन भी किया। मिहिर अस्पताल में राउंडर पर निकला और सारे मरीजों का चेकअप करने लगा। मरीजों के दुख दूर करके मिहिर को एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही थी। मिहिर मानो आज डॉक्टर अर्थ के मायने समझ चुका था और डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों कहा जाता है ये भी समझ चुका था। तभी मिहिर के कानों में एक नर्स की आवाज़ गूंजी, जो एक अधेड़ उम्र की महिला को बहुत डांट रही थी। जाने कहाँ कहाँ से आ जाते हैं काम करने। जब झाड़ू पोछा सही से लगाने नहीं आता तो काम करने क्यों आ जाते हो? अस्पताल फ्री का तो पगार नहीं देता ना। वो अधेड़ महिला बेचारी चुपचाप सब कुछ सुने जा रही थी। यह देख मिहिर को बहुत बुरा लग रहा था। पीछे से वो महिला मिहिर को कुछ जानी पहचानी सी लगी। मिहिर जैसे जैसे ही पास जा रहा था उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसे लगने लगा कि उसकी दादी माँ यहाँ कैसे हो सकती हैं। ज़रूर ये उसका भ्रम है। मगर जैसे ही मिहिर ने उस अधेड़ महिला का चेहरा देखा वो चौंक गया। ये तो उसकी दादी माँ ही थी। उसकी दादी माँ की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। वो बेचारी कपकपाते हाथों से पूरे अस्पताल में झाड़ू पोछा लगा रही थी। उतने में नर्स चिल्लाकर बोली, आज ही बड़े सर से बात करके तुझे काम पर से निकलवाती हूँ। अब मिहिर के सब्र का बांध टूट चुका था। वो नर्स पर चिल्लाकर बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी उम्र से बड़ी महिला से इस तरह बात करती हो। तुम घर पर अपनी माँ दादी माँ से भी इस तरह से ही बात करती हो क्या? देखो तो इस उम्र में भी इन्हें इतना काम करना पड़ रहा है। ज़रूर इनकी कोई मजबूरी रही होगी और ये औरत कोई सफाई कर्मचारी नहीं, मेरी दादी माँ है। ये सुनकर वो नर्स हक्की बक्की रह गई और आसपास के लोग भी चौंक गए। तभी मिहिर अपनी दादी माँ से बोला, दादी माँ, आप यहाँ कैसे? आप तो 4 धाम की यात्रा पर गई हुई थी ना? अपने पोते को देखकर दादी माँ ने अपने हाथ से झाड़ू पोछा नीचे फेंक दिया और अपने पोते के चेहरे को सहलाकर उसे ढेरों आशीर्वाद देने लगीं। अपनी दादी माँ को ऐसे हाल में देखकर मिहिर के मन में ढेरों सवाल उठ रहे थे। वो दादी माँ को अपने कैबिन में ले गया, उन्हें पानी पीने के लिए दिया, फिर बोला, दादी माँ, आप तो 4 धाम की यात्रा के लिए गई हुई थी ना? मैंने भी आपको कितने फ़ोन किए, मगर हर बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ ही बताता और भैया भाभी कह रहे थे कि आप अपनी सहेलियों संग तीर्थ यात्रा पर गई हुई हैं। दादी माँ की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मिहिर बोला, दादी माँ, मुझसे कुछ मत छुपाइए, सब सच सच बताइए। आपकी ये हालत का कारण कौन है? दादी माँ बोली, बेटा, तेरे दादाजी के चले जाने के बाद सारे कारोबार पर तेरे बड़े भाई राजू ने हक जमा लिया और पूरे घर पर तेरी भाभी ने तेरे दादाजी की तो पाई ये घर बनवाने में खर्च हो गई थी। तेरे दादाजी के चले जाने के बाद तेरे बड़े भाई और उसकी पत्नी को मेरी दवाई का खर्च भी भारी लगने लगा था। कामनी एक दिन मुझसे बोली, इस घर में रहना है तो सारा काम करना पड़ेगा,
खाना और दवाई मुफ्त में नहीं मिलेगी। मैंने भी कामिनी की हाँ में हाँ मिला दी और उसके बाद से कामिनी मुझसे घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब काम करवाने लगी। वो सिर्फ अपने पति और बच्चों का खाना बनाकर चली जाती। मैं दिन भर घर के सारे छोटे मोटे काम करती रहती। इसके बदले में मुझे 2 टाइम का खाना मिल जाता था। पहले शुरुआती दिनों में मुझे 2 समय का खाना मिल जाता, मगर उसके बाद मुझे हाथ जोड़ जोड़ कर बहू से खाना मांगना पड़ता। तब कहीं जाकर वो रात का सूखा बासी बचा हुआ खाना मुझे देती। एक दिन मुझे सूखी रोटी खाई नहीं जा रही थी तो मैंने रसोई में जाकर अपने लिए खिचड़ी बना दी। उस पर तेरी भाभी ने इतना बड़ा हंगामा मचा दिया था कि तेरा भाई राजू भी मुझे ही डांटने लगा। दोनों ने मिलकर मुझे एक कमरे में बंद कर दिया और बोले, वैसे भी तुम्हारी इस घर को कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम अंदर रहकर मर भी जाओ तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दादी माँ यह बोलकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मिहिर बोला, दादी माँ, और क्या क्या किया भैया भाभी ने आपके साथ? मुझे आज सब कुछ खुलकर बताइए। दादी माँ बोली, मुझ पर जो गुजरी है बेटा मैं ही जानती हूँ। कमरे में बंद रहकर अब मुझे सूखा बासी खाना भी नसीब नहीं होता था। कभी कभी सिर्फ पानी पीकर पूरा दिन निकालना पड़ता था। एक दिन तुम्हारे भतीजे सोनू ने कमरे की कुंडी खोल दी और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं भूख से तड़प रही थी, इसलिए बाहर आते ही मैं रसोई में जाकर अपने लिए कुछ खाने का सामान ढूंढने लगी। उतने में तुम्हारी भाभी कामिनी आ गई और झुंझला कर बोली, बुढ़िया, तुझे अब इस घर से ही बाहर निकालना होगा। तू यहाँ रहने के लायक ही नहीं है। उसने तुम्हारे भाई राजू को आवाज़ लगाई और बोली, इस बुढ़िया को जल्द से जल्द वृद्धाश्रम भेजना होगा। मैं हाथ जोड़कर बोली, मुझे वृद्धाश्रम मत भेजो। तुम लोग जो बोलोगे मैं करूँगी। दोनों ने मुझे वृद्धाश्रम नहीं भेजा। मुझे लगा शायद दोनों को मुझ पर तरस आ गया होगा, मगर 2 दिन बाद दोनों मेरे पास आकर बोले, आपको हमेशा शरीर में कुछ न कुछ तकलीफ़ रहती है। मेरा एक दोस्त पास ही के शहर दिल्ली में बहुत बड़ा डॉक्टर है, चलिए मैंने उससे अपॉइंटमेंट ली है। हमें वहाँ 2-3 दिन लग जाएंगे, इसीलिए अपने कपड़े बैग में भर लीजिए और ज़रूरत का सामान भी ले लीजिएगा। मैंने भी उनकी बातों में आकर अपने कपड़े बैग में भर लिए। मुझे राजू की प्यार भरी बातों पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ और मैं दोनों के संग अस्पताल जाने को तैयार हो गई। वहाँ दोनों मुझे अस्पताल के बाहर बेंच पर बैठाकर बोले, हम अभी आते हैं, कहकर आए ही नहीं। मैं 2-3 घंटे राह देखती रह गई, मगर बाद में समझ गई ये मुझसे पीछा छुड़ाने की तरकीब थी। दोनों मुझे इस अनजान शहर में भीख मांगने के लिए अकेला छोड़कर चले गए थे। मैं वहीं बैठकर रोने लगी, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, सिर्फ गले में एक सोने की चैन पहनी हुई थी। अस्पताल के कर्मचारियों ने मुझे रोता हुआ देखकर मुझसे मेरी व्यथा पूछी। जब मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी बताई तो वो बोले, माँ जी, आप बुरा ना माने तो आप यहाँ अस्पताल में नौकरी कर लीजिए, इससे आपको रहने और खाने की सुविधा मिल जाएगी। मैंने भी उनकी बात मान ली, जिससे मुझे हॉस्पिटल द्वारा रहने को क्वार्टर मिल गया और 2 समय खाने को खाना मिल जाता था। अपनी सोने की चैन बेचकर मैंने घर संबंधी सामान खरीदा ताकि मैं कभी कभी वहाँ अपने हाथ का बना खाना खा पाऊँ। यह सब सुनकर मिहिर को अपने भाई भाभी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उतने में मिहिर की दादी माँ बेहोश हो गई। मिहिर ने दादी माँ के चेहरे पर थोड़ा सा पानी छिड़का और उन्हें होश आया। एक कर्मचारी से कहकर मिहिर ने दादी माँ के लिए जूस मंगवाया और जूस देते हुए बोला, दादी माँ, जितने दुख सहन करने थे आपने कर लिए, अब दुख सहने की बारी भैया और भाभी की है। अब आपका दूसरा बेटा आ गया है जो आपके ऊपर हुए सारे जुल्मों का बदला लेगा।
अब आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। सबसे पहले तो हम अपने घर चलेंगे। घर जाने की बात सुनकर दादी माँ थोड़ा डर गईं, क्योंकि वो उस माहौल में वापस नहीं जाना चाहती थी। उनमें और अपमान सहने की शक्ति नहीं थी। दादी माँ को घबराया हुआ देख मिहिर बोला, दादी माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। वो घर दादाजी ने बनवाया है। वो लोग कौन होते हैं आपको घर से निकालने वाले? घर से निकलेंगे वो लोग जो आपके घर में रह रहे हैं। आप अपने ही घर में जाने से घबराइए मत। अब आपका ये पोता आ गया है जो आपको आपका हक दिलाकर रहेगा। मिहिर ने अपनी दादी माँ को अपनी गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ चल पड़ा। वो घर में अकेले ही घुसा। घर में उसके भैया भाभी की दोस्तों संग पार्टी चल रही थी। म्यूजिक तेज आवाज में बज रहा था। सबसे पहले मिहिर ने म्यूजिक बंद किया तो उसकी भाभी झुंझलाकर बोली, ये क्या बदतमीजी है देवर जी? पहले मुझे ये बताइए कि दादी माँ कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। राजू बोला, तुम्हें कितनी बार बताएं, वो तीर्थ यात्रा पर गई हैं। 3 महीने तक कौन सी तीर्थ यात्रा चलती है भैया, और कितना झूठ बोलोगे आप लोग। सच सच क्यों नहीं बता देते कि दादी माँ को भीख मांगने के लिए अस्पताल के बाहर छोड़ आए थे आप लोग? और अपनी दादी माँ को अंदर से आवाज़ लगाने लगा। अपनी दादी माँ सरला जी को देखकर कामनी और राजू के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू के सारे दोस्त ये सुनकर अवाक रह गए। एक दोस्त बोला, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी राजू। जो बड़ों का सम्मान न कर सके ऐसा मेरा दोस्त नहीं हो सकता। और सारे दोस्त उसी वक्त राजू का घर छोड़कर चले गए। तभी वहाँ पुलिस आ गई। राजू और कामनी को गिरफ्तार करके ले जाने लगी। दोनों दादी माँ के पैरों में गिर गए और माफ़ी मांगने लगे, मगर दादी माँ ने उन्हें माफ़ नहीं किया। कामिनी बोली, दादी माँ, मेरे बेटे सोनू का क्या होगा? मेरा बेटा अनाथ हो जाएगा। प्लीज़ हमें घर से मत निकालिए। सोनू को देखकर दादी माँ को दया आ गई और दादी माँ पुलिस से बोली, मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी बच्चा अपने माता पिता के कर्मों की सज़ा भुगते। इसके माता पिता ने जो भी किया उसमें इस मासूम की क्या गलती? ये सुनकर राजू और कामिनी ने चैन की सांस ली और उन्हें थोड़ी खुशी हुई। दादी माँ उनके चेहरे के भाव देखकर बोली, इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि मैंने तुम लोगों को माफ़ कर दिया है। तुम लोगों ने मेरे साथ कुत्तों से बदतर सलूक किया है। मैं कभी नहीं भूलूंगी कि तुमने मेरा इतना अपमान किया, मुझे कमरे में बंद कर दिया और भूख प्यासा रखा। राजू और कामिनी अपने किए पर माफ़ी मांगे जा रहे थे, मगर दादी माँ टस से मस ना हुई। मिहिर बोला, आप लोगों को ये घर अभी भी खाली करना पड़ेगा। यह दुकान और यह घर मेरे दादाजी और दादी की मेहनत है, जिस पर आप लोगों ने कब्जा कर लिया था। कामिनी बोली, हम लोग कहाँ जाएंगे? प्लीज़ हमें घर से और दुकान से मत निकालिए। मिहिर बोला, ये बात तो आप लोगों को तब समझनी चाहिए थी जब आप लोगों ने दादी माँ को घर से बेदखल कर दिया था। धिक्कार है ऐसे भाई भाभी पर। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।